अस्पताल में बीवी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो मैंने वहीं तेजी से दूसरे बेड पर मौजूद मुर्दा बच्चे से अपनी एक बेटी को बदल दिया और फिर एक बेटी लेकर हम घर चले आए। कई साल गुजरे, शहर में अमीर शख्स राशन तकसीम कर रहा था। बेटी को साथ लेकर मैं भी चला गया और राशन के लिए बेटी को आगे कर दिया। जैसी उस शख्स की नजर मेरी बेटी पर पड़ी तो वो हक्का बक्का रह गया। उसने आगे बढ़कर मेरे गिरबान पकड़ लिया और मैंने एक निगाह अपनी बीवी के भरे भरे वजूद पर डाली थी और उसको देखते हुए हिचकिचाकर बोला था, बुरा नहीं मानना, मेरे दिल में एक बात है। उसने सर को हल्की सी जंबिश दी तो मैं मजीद बोला, मैं जुड़वा बच्चे नहीं चाहता था, अभी फिलहाल मैं एक बच्चा चाहता था जिसकी परवरिश मैं अच्छे तरीके से कर सकूं। जुड़वा बच्चों का मतलब डबल खर्चा, मैं किस तरह बर्दाश्त करूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने हैरानगी से मुझे देखा और यकदम गुस्से से बोली, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अपनी औलाद के लिए कोई ऐसी बातें बोलता है क्या? शर्म करें, अल्लाह ताला ऐसे मौजे किसी किसी के घर में करता है। 5 साल से हम दोनों औलाद की ख्वाहिश कर रहे हैं और अल्लाह ने देखो कैसे हमारी ख्वाहिश को पूरा किया। एक साथ 2 बच्चे दे दिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें, बल्कि सजदे में गिर जाएं। खबरदार, जो आपने दोबारा ऐसी कोई भी बात की, आने वाला अपने साथ अपना रिस्क खुद लाता है। मेरी बीवी ये कहते ही खड़ी हो गई और एक सख्त निगाह मेरे वजूद पर डालकर कमरे से बाहर चली गई। लेकिन मैं बहुत दूर तक सोच रहा था। मैं एक प्रैक्टिकल मर्द था, फैंटेसी की दुनिया से बहुत दूर। सीने में और सोचने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जुड़वा बच्चे, एक जैसी शरारतें, एक जैसे कपड़े, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स होती है। एक ही वक्त में 2 बच्चों को संभालना, एक ही वक्त में 2 बच्चों का दूध लाना, एक ही वक्त में 2 बच्चों के कपड़े लाना, यह बहुत मुश्किल काम होता है। मैं एक एक चीज को देख रहा था। काफी देर तक मैं इसी बारे में सोचता रहा और फिर कोई सोच कर अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। फिलहाल मुझे कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही था। मैं अम्मी के कमरे में दाखिल हुआ तो वो काफी खामोश बैठी हुई थी। मैं उनके करीब ही जाकर बैठ गया। मैं कुछ कहता इससे पहले वो बोली, तुम्हारी बहन का फोन आया था। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करते इससे पहले ही मैं उनकी बात काट चुका था और उनको देखते हुए बोला, हाँ, मुझे नाजिया के बारे में ही आपसे बात करनी थी। देखें, उसकी शादी को भी 6 साल होने वाले हैं और मेरी बहन के घर भी औलाद नहीं हुई। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। अल्लाह ताला ने अब मुझे 2 जुड़वा बच्चे अता किए हैं, तो मैं सोच रहा था कि एक बच्चा नाजिया को दे देता हूं और वो इसको पाल लेगी। और अच्छा है, 2 बच्चों की एक साथ परवरिश भी बहुत मुश्किल होगी। अभी मैं मजीद कुछ कहता इससे पहले ही मेरी अम्मा मुझे देखते हुए डपट कर बोली, पागल हो गए हो तुम? औलाद भी भला कोई देने की चीज है? जाकर अपनी बीवी से पूछो कितनी मुशक्कत उठाकर वो बच्चे पैदा कर रही है और तुम इतनी आसानी से बांटने जा रहे हो। बेशक वो तुम्हारी बहन है, मगर मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि किसी की औलाद किसी की झोली में डाली जाए। खामोश रहा करो तुम। और मैं तुम्हें यह बता रही थी कि खैर से नाजिया के घर में खुशखबरी आई है। अब अल्लाह उसे नेक और साले औलाद दे और उसके काम आसानी से करवाए। अम्मा की बात सुनकर मैं सख्ता में आ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख पड़ूं कि यह क्या अजाब मुझ पर मुसल्लत किया जा रहा है, मगर मैं खामोश रहा। फिल वक्त मैं वहां से उठ गया था, मगर मैं अभी तक मुतमिन नहीं हुआ था। मैं एक साथ 2 बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता था। मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे। मेरे दिमाग में अब हर वक्त यही बातें घूमती रहती थी कि आगे के ये पेचीदा मामलात कैसे तय होंगे, किस तरह मैं इन 2 बच्चों को पालूंगा। औरतों का काम घर संभालना होता है, लेकिन घर को चलाना एक मर्द का काम होता है जिसके लिए पैसे दरकार होते हैं। और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इस वक्त डबल खर्चा अफोर्ड करता। मैं सीधा अपनी दुकान पर आ गया। बीवी को अस्पताल लेकर जाना, उसका चेकअप वगैरह करवाना, उसमें काफी वक्त लग चुका था। मैं दुकान पर पहुंचा तो मेरा पार्टनर पहले ही आया हुआ था। वो मुझे देखकर गुस्सा करने लगा कि शमस भाई, ये तरीका अच्छा नहीं है।
आप घंटे घंटे दुकान से गायब हो जाते हैं। ऐसे कैसे निजाम चलेगा? आपको सोचना चाहिए जरा। मैं दूसरी दुकान पर होता हूं, वरना मैं यहां भी वक्त दे देता। आप मेरा पैसा बर्बाद मत करें। उसकी बात सुनकर मैं परेशानी से बोला, नहीं भाई, मैं थोड़ा परेशान हूं, उलझनों में फंस गया हूं। मेरी बात सुनकर वो मेरे करीब बैठ गया और मुझे देखते हुए बोला, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारे चेहरे से भी यही लग रहा है कि कोई मसला पेश आ गया है। कुछ हुआ है तो भाई समझ कर बताओ। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। भाभी की तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या बताया? वो खास अपनाइयत से बोला था। मैं हिचकिचाते हुए उसे तमाम बातें बता चुका था कि डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे बताए हैं और मेरे पास अभी इतने वसाइल नहीं कि मैं 2 बच्चों को पाल सकूं। मेरी बात सुनकर वो मुझे डपट कर बोला, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं भाईजान? ये तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारे घर जुड़वा बच्चे पैदा हों, और आप अफसोस जता रहे हैं। भाभी खुश नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर मैं सर झुकाकर बोला, भाभी को घर नहीं चलाना होता, घर तो मैं चलाता हूं। घर के अंदर पैसे मैं लाता हूं। एक ही वक्त में 2 बच्चों का खर्चा, ये सोच कर ही मेरा दिमाग फट रहा था। अब कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं मजीद कुछ कहता इससे पहले ही वो बोला, अगर तुम इतने परेशान हो तो अपना बच्चा किसी को दे दो, किसी बे औलाद जोड़े को। तुम्हारी बहन भी औलाद की नेमत से महरूम है ना, उसे दे दो एक बच्चा। जबकि मैं कुछ कहता, फिलहाल मैं खामोश हो गया और काम में लग गया। वक्त धीरे धीरे अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। ये अरसा किस तरह बीता कुछ पता नहीं चला। मेरी बीवी की रात से ही तबीयत खराब हो रही थी, मगर अभी उसका वक्त नहीं आया था। उसका कहना था कि डॉक्टर के मुताबिक अभी 1 हफ्ता बाकी है, मगर उसकी हालत के पेश नजर मेरी अम्मा थोड़ा गुस्सा कर गई थी कि तुम अपने तमाम काम तुर्क करो और इसे लेकर जाओ, हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे। अम्मी की बात सुनकर मैं भी अब परेशान हुआ। अपनी बीवी को देख रहा था, क्योंकि अब वो दर्द से तड़पना शुरू हो गई थी। मैंने फौरन गाड़ी मंगाई और उससे अस्पताल रवाना हो गया। एक लंबी मुसाफत तय करके हम अस्पताल पहुंचे तो उसकी चीखें बरामद होना शुरू हो गईं। मेरा दम निकल रहा था। उसको इस हाल में देखकर सही मानों में मेरे तोते उड़ गए। जुड़वा बच्चे, पैसा, रुपया मैं अब कहीं भूल चुका था। अब मुझे फिक्र थी तो सिर्फ अपनी बीवी की। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था, इतनी के लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। खानदान वालों ने कई बार मुझे दूसरी शादी का मशवरा दिया, मगर मैं हमेशा खामोश रहता था, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था। और आज उसको इस हाल में देखकर भी मेरा हाल बहुत खराब हो चुका था। फौरन ही फार्म वगैरह फिल करवाए गए और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं कॉरिडोर में बहुत परेशान बैठा हुआ था, रब से दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह मेरी बीवी ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहें। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर 2 बच्चे लेकर बाहर आई। अल्लाह ने मुझे रहमत से नवाजा था। अपनी औलाद को गोद में लेकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बेसाख्ता उन दोनों का माथा चूम चुका था और डॉक्टर को देखते हुए बोला, मेरी बीवी कैसी है? अब खतरे से बाहर है ना? मेरी बेचैनी को देखकर वो मुस्कुराई और मेरे कंधे को थपथपाते हुए बोली, आपकी बीवी बिल्कुल सेहतयाब है और महफूज है। उन्हें अभी कुछ देर में वार्ड में जमा करवा दिया जाएगा, आप मुलाकात कर लेना। ये कहते ही उन्होंने बच्चे मुझसे ले लिए और खुद चेकअप के लिए नीचे चली गई। अब मैं शुक्र का सांस ले रहा था। मैंने फोन करके अम्मी को बता दिया कि मेरी 2 बेटियां हुई हैं। अम्मी की तरफ से भी बहुत खुशी का इजहार किया गया। अब मैं तमाम टेंशनों से पाक हो गया था, लेकिन मुझे अब एक नई टेंशन होने लगी थी। दोनों बच्चियां सेहतयाब और ठीक थीं, यानी अब मुझे 2 बच्चों की परवरिश करनी होगी। मैंने बेचैन होकर पहलू बदला। कुछ देर बाद ही मेरी बीवी को वार्ड में जमा करवा दिया गया। मैं उससे मिलने के लिए वार्ड में पहुंचा तो 2 बच्चियां बेबी कार्ट में रखी हुई थी। मैं फौरन अपनी बीवी की तरफ बढ़ा, उसका माथा चूमकर उसका शुक्रिया अदा किया।
جبکہ وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ میں اس کے پاؤں کی جگہ پر ہی بیٹھ کر اس سے دھیرے دھیرے باتیں کرنے لگا۔ کب وہ گہری نیند میں گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اچانک وارڈ میں مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میں وارڈ سے باہر آ گیا۔ جب مجھے برابر والے وارڈ سے ایک عورت کی آواز آنے لگی، سرکار سائیں، بچی رو نہیں رہی، آپ ڈاکٹر کو بلائیں، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ مگر دوسری طرف سے مرد کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ سوچ سمجھ کر اس وارڈ میں داخل ہو گیا۔ وہ عورت اب بے ہوش ہو چکی تھی، یقیناً اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں قدم بقدم چلتا ہوا بیبی کارٹ کے پاس آیا۔ بچی زندہ نہیں تھی، اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ میرے ضمیر نے فوراً نفی کی تھی، مگر میں اپنے ضمیر پر غالب آ چکا تھا۔ اس موقع کو میں اب کسی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے وہ بچی اٹھا لی اور اپنے وارڈ میں آ گیا۔ جلدی سے اپنی ایک بیٹی اٹھائی اور اس وارڈ میں داخل ہوا۔ ابھی تک اس طرف نہ کوئی نرس آئی تھی اور نہ ہی اس عورت کا شوہر۔ میں نے جلدی سے بچی کو اس بیبی کارٹ میں لٹا دیا اور وہاں سے باہر آ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ گھبراہٹ کے مارے میرا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تو ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دل حلق سے اچھل کر باہر آ جائے گا۔ ایسے حال میں نے اپنی زندگی میں کبھی خود کو محسوس نہیں کیا تھا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنا سانس بحال کیا اور پھر فوراً اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تاکہ اپنی بیوی کے سامنے اس بات کو ظاہر کر سکوں کہ مجھے اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے اور میں اپنی اولاد کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوں۔ ڈاکٹر کو جاتے ہی میں نے ٹھیک ٹھاک سنا دیا کہ آپ لوگ اوپر راؤنڈ کیوں نہیں لگا رہے؟ میری دوسری بچی حرکت نہیں کر رہی ہے، آپ اوپر آئیں۔ ڈاکٹر نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور پریشان ہو کر بولے، خدا کا شکر تھا آپ کی دونوں بیٹیاں صحیح سلامت تھیں۔ میں نے ذاتی طور پر ان دونوں کا چیک اپ کیا ہے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مگر میری بے چینی کو دیکھ کر وہ فوراً میرے ساتھ اوپر آ گئی۔ وارڈ میں ہم دونوں داخل ہوئے تو میری بیوی بھی کافی بے چینی سے دوسری بیٹی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر آتے ہی وہ چیخ کر بولی، مجھے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے شمس، آپ دوسری کو دیکھیں، وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر رہی اور نہ ہی رو رہی ہے، اس کو سانس نہیں آ رہی، اس کا پیٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہو رہا۔ اپنی بیوی کی تڑپ کو دیکھ کر میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ میری بچی کا چیک اپ ہی کر رہی تھی۔ چہرے پر دھیرے دھیرے مایوسی آنے لگی۔ اس نے بچی کو الٹ دیا، اس کے پیٹھ پر ہاتھ مارنے لگی، جبکہ میری بیوی کا سانگ دکھنے کے مانند چل رہا تھا۔ میں بھی لمحہ ب لمحہ پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے ذرا تیز تھی۔ چند لمحے بعد ہی اس ڈاکٹر نے مجھے دیکھا اور قدرے مایوسی سے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ جب آپ کی بچیاں پیدا ہوئی تھیں اور میں نے ذاتی طور پر ان کا چیک اپ کیا تھا، یہ تندرست تھی، سانس لے رہی تھی۔ مگر اب میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ کی بچی اس دنیا میں نہیں رہی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے کمال اداکاری کی۔ میں لڑکھڑایا، ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے چیخ کر بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اچھی طرح سے چیک اپ کریں۔ مگر ڈاکٹر نے کندھے اچکا دیے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں معذرت خواہ ہوں سر، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کروا سکتے ہیں، یہ اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ جبکہ میری بیوی اچانک ہی ایک بلند چیخ کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ وقت دھیرے دھیرے اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ بچی میری نہیں تھی، مگر اسے دفناتے وقت میرا دل عجیب ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنی سگی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنا رہا ہوں۔ دل کٹ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مجھے معلوم تھا ساری زندگی میری بیوی دوسری بیٹی کی آس میں گزار دے گی، مگر یہ کرنا ضروری تھا۔ میں اس کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تھا، مگر میں ایک پریکٹیکل مرد تھا اور انسان کی زندگی سننے میں کچھ اور دیکھنے میں کچھ اور ہوتی ہے۔ میں یہ جانتا تھا۔ بچی کو دفنا کر میں گھر پہنچا تو میری بیوی بہت رو رہی تھی۔ اس کا رونا مجھ سے بالکل دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا، ڈپٹ کر اس کا دھیان اپنی دوسری بیٹی کی طرف لگایا۔
मगर उसका हाल बहुत बुरा होता जा रहा था। अचानक उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मुझे देखते हुए बोली, ये सब आपका किया धरा है। मेरा दिल धक से रह गया। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली, आप चाहते ही नहीं थे कि मेरी बेटी पैदा हो, आपके दिल में ही नहीं था, तो फिर आप अब क्यों दुख जता रहे हैं। वो काफी खफा हो गई। मैंने उसकी मुकम्मल बात को सुनकर सुकून का सांस खारिज किया। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, बस खामोशी से अपने कमरे में पड़ी हुई थी। वक्त अपनी रफ्तार से धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 माह बाद उसकी हालत अब बेहतर होना शुरू हुई। वो अब जिंदगी की तरफ लौट आने लगी थी। मैंने शुक्र अदा किया कि थोड़ा बहुत ही सही, मगर वो अब ठीक हो गई है। वक्त गुजरा था और मेरे पार्टनर ने मुझे जवाब दे दिया था। मैं दुकान पर वक्त नहीं दे पा रहा था और हमारा काफी नुकसान होता जा रहा था। मैंने अपने पार्टनर को समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई मैं अभी थोड़ा परेशान हूं, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं जैसे ही सेटल हो जाऊंगा वापस काम की तरफ लौट आऊंगा। मगर उसने मना कर दिया। वो मेरे हिस्से की रकम मुझे दे चुका था और मेरे साथ पार्टनरशिप खत्म कर ली थी। मैं अब मजीद उलझन में आ गया। थोड़े से पैसे में मैं अपना कारोबार कैसे दोबारा शुरू कर सकता था। मैं किसी से उधार भी नहीं ले सकता था, क्योंकि मुझे मालूम था मैं उधार पूरा नहीं कर पाऊंगा। बीवी, माँ, मैं और अब बच्ची भी, हम 4 अफराद थे। मैं कैसे सबका खर्चा बर्दाश्त करता, इसलिए मैंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दी। मेरी बीवी ने काफी एतराज किया कि मैं अपने मेके से उधार पकड़ लेती हूँ, आप दोबारा कारोबार शुरू करें, इस तरह नौकरी में बरकत नहीं होती। जो सुकून आराम अपने पैसे में है वो नौकरी में नहीं है। मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और उसे साफ मना कर दिया कि पैसे लेना मसले का हल नहीं है, पैसे वापस भी देने होंगे, इसलिए बेहतर है मैं मुलाजमत कर लूं। कारोबार में बहुत मुशक्कत होती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, मगर हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि बेटी पैदा होने के बाद तो हर इंसान का वक्त बदलता है, मगर मेरा वक्त बहुत पेचीदा हो गया था। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे मालूम नहीं था, मगर धीरे धीरे जिंदगी से सुकून भी जाता रहा। बहुत मुश्किल से मुझे एक मामूली मुलाजमत मिली, जिससे ना मेरे घर का गुजारा हो रहा था और ना ही मेरा अपना। बेटी भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। मुझे अब उसकी भी फिक्र सताने लगी थी। उसका स्कूल, ट्यूशन, आगे की जिंदगी, सब मसाइल कैसे हल होंगे, ये बातें मेरी समझ से बालातर थी। आज मामूल का ही दिन था। मैं बरामदे में बैठा हुआ था जब झुंझलाती हुई मेरी बीवी बाहर आई और मुझे देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं। मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था कि घर में आटा खत्म हो गया है, मगर आपको परवाह ही नहीं है, आपका दिमाग कहाँ रहता है। उसकी बात सुनकर मैं चीख कर बोला, क्या करूं मैं, अब हर वक्त आटा, राशन, पैसा, कपड़ा, यही सब करता रहता हूं। मैं भी इंसान हूं, जरीना मेरी तरफ भी देख लो। कब तक मैं आप सबका बोझ उठाऊंगा। मेरी बात सुनकर अम्मी भी बाहर आ गई और मुझे देखते हुए बोली, तुम बोझ नहीं उठा रहे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है शमस। और किस तरीके से बात कर रहे हो अपनी बीवी से, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। अम्मी की बात सुनकर मैं भी भड़क उठा। और क्या करूं मैं, आप लोग खुद मजबूर कर रहे हैं मुझे इस तरह बात करने पर। मैं अब मजीद सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कितनी बार आप लोगों को समझाया है, हर चीज में हाथ खींचकर इस्तेमाल करें। मेरे पास फालतू का पैसा नहीं होता जो हर आए दिन राशन डालता रहूं। हद करते हैं आप लोग। अच्छी तरह मालूम है अब मेरा अपना कारोबार नहीं है, मैं एक मामूली सी मुलाजमत कर रहा हूं, लेकिन शायद आप लोगों को यह बात समझ नहीं आती। ये कहते ही मैं घर से बाहर निकल गया। दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी दिमाग की नस फट जाएगी। चलते चलते मैं फुटपाथ पर बैठ गया। अचानक ही मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। इंसान जब बेबस होता है तो फिर रोता ही है। उसकी बेबसी आंसुओं के जरिए बाहर निकलती है। मैं अचानक अपने रब को मुखातिब करते हुए बोला, ऐ रब्बुल आलमीन, ये कैसी आजमाइश है तू मेरे ऊपर डाल रहा है।
مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزنش ہو گئی ہے جو تو نے میرے حالات ایسے کر دیے ہیں؟ اللہ میاں میری مشکل آسان فرما، میں اتنی تکلیف دہ زندگی نہیں گزار سکتا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا اور پھر تھک ہار کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی میں اپنی گلی کے نکڑ پر پہنچا ہی تھا جب اچانک مجھے دوسری گلی میں ایک بھیڑ نظر آئی۔ میں تھوڑا حیران ہوا مگر پھر کچھ سوچ سمجھ کر اس طرف کو چل پڑا۔ وہاں جا کر میں نے ایک آدمی کو پکارا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس بات کی بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ میری بات سن کر وہ آدمی فوراً بولا، ارے شمس بھائی، آپ؟ بھابھی بتا رہی تھی کہ آپ کے حالات کافی مشکل ہو گئے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر اس آدمی کو دیکھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ میری بیوی کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ فوراً بولا، ارے میں آپ کا پڑوسی ہوں، کل آپ کی بیوی ہمارے گھر آئی تھی آپ کی بیٹی کو ٹیوشن لگانے، پرانی والی کافی فیس لے رہی ہے، میری بیٹی بھی ٹیوشن پڑھاتی ہے نا؟ اس کی بات سن کر میں نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ وہ مزید بولا، ارے آپ ایک کام کریں، اپنا شناختی کارڈ کی کاپی اس آدمی کو دے دیں، یہ کل راشن تقسیم کرے گا، یہ بڑے صاحب کی شاید منشی ہیں۔ میں فوراً بولا، کون بڑے صاحب؟ تب ایک اور آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ارے بہت رئیس آدمی ہے، کل ان کی بیٹی کی سالگرہ ہے اور وہ اس کی سالگرہ والے دن لازمی غریبوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں۔ اب ہم سب غریب ہی ہیں، سفید پوش، اب ہمارا حق بنتا ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میری آنکھیں فوراً چمک اٹھی۔ حالانکہ آج تک میں نے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں کسی سے راشن لوں گا یا ادھار پیسے بھی لوں گا، مگر اس وقت حالات اتنے پیچیدہ چل رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنی شناختی کارڈ کی کاپی نکالی اور اس پر سائن مار کر سامنے موجود شخص کو تھما دی جو سب سے ان کے شناختی کارڈ کی کاپی جمع کر رہا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ یقیناً میرے رب نے میری دعائیں قبول کر لی تھی، میری پریشانی حل ہو گئی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ راشن کی ہی فکر تھی کیونکہ ابھی سیلری آنے میں بہت وقت تھا اور میرے پاس پیچھے پیسہ بالکل بھی نہیں تھا کہ میں راشن لے کر اپنے گھر میں ڈال دیتا۔ میں خوشی خوشی گھر کی طرف بڑھا۔ واقعی انسان کی اگر مشکل حل ہو جائے تو اس کے چہرے پر رونق بھی خود ہی آ جاتی ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری اماں کافی پریشان سی تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا جب اچانک وہ رو پڑی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے شمس؟ تم ایسے تو ہرگز نہیں تھے۔ اگر تم سے یہ ذمہ داری نہیں برداشت ہو رہی تو ایک کام کرو، میرا زیور بیچ دو اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لو، میں اس طرح تمہیں پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ امی کی بات سن کر میں فوراً بولا، نہیں امی، وہ آپ نے میری بیٹی کو دینا ہے، آپ پریشان نہ ہو، مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہے، مجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور آپ سب بوجھ نہیں، میری ذمہ داری ہو۔ راشن کا انتظام میں نے کر دیا ہے، کل ڈال دوں گا، بس آج گزارا کر لے۔ میری بات سن کر امی مزید بولی، مگر تم سوچ لینا، اگر زیور کی ضرورت ہو تو مجھے بول دینا، اور ہاں کل تمہاری بیٹی کی سالگرہ ہے، اس کو ایک چھوٹا سا کیک خرید دینا، خوش ہو جائے گی۔ جبکہ میں نے سر کو فی الحال جھٹک دیا تھا، میں نے کمرے میں آ کر اپنی بیوی سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ وہ مجھے بالکل معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن کب تک مجھ سے خفا رہتی؟ میں نے اسے منا ہی لیا۔ اب مجھے صرف اور صرف کل کا انتظار تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ اگلی صبح ہی میں تیار ہو کر باہر نکلنے لگا جب اچانک میری بیٹی میرے سامنے آ گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کہاں جا رہے ہیں آپ اکیلے اکیلے؟ آج میری سالگرہ ہے، آپ بھول گئے ہیں نا؟ جبکہ میں اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے بولا، میں کبھی اپنی لاڈلی کی سالگرہ بھولا ہوں کیا جو آج بھولوں گا؟ یہ کہتے ہی میں نے اس کا ماتھا چوما اور اسے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی اور اسے اپنے ساتھ ہی باہر لے گیا۔ حالانکہ ایسا کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، مگر اب وہ میرے راستے میں حائل ہو چکی تھی اور میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں اسی مقام پر پہنچ گیا
जहां आज राशन तकसीम होना था। मेरे पहुंचने से पहले वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। हालांकि मैंने सुबह का इंतखाब ही इसलिए किया था कि कम भीड़ होगी, मगर इतने लोगों को देखकर मैंने सर झटका था। आज की तारीख में राशन मिल जाना बहुत मुश्किल तरीन अमल था, मगर अचानक मेरा दिमाग तेज से काम करने लगा। मैंने फौरन अपनी बेटी को आगे कर दिया। बच्ची को देख रास्ता मिलता जा रहा था, और जैसे ही मेरी बेटी ने उस रईस आदमी के आगे हाथ फैलाया, उसने एक पल को मेरी बेटी को देखा और उसी पल उसकी रंगत तब्दील होना शुरू हो गई। लम्हा लगा था कि उसने भरी भीड़ में मेरा गिरबान पकड़ लिया। मैंने घबराकर अपने कदम पीछे लिए। वो मुझे देखते हुए बोला, 7 साल से मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूं और आज तुम्हारी तलाश पूरी हुई। लेकर चलो इसे अंदर, और इस बच्ची को भी। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया। वो आदमी एक वडेरा लग रहा था। मैं गड़बड़ा कर बोला, साहब मुझसे क्या गलती हो गई? जबकि वो भी अपने आदमियों के साथ ही अंदर गोदाम में आ गया। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मेरे गले लग गया। मैं बिल्कुल साख्त जामिद अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। वो रोते हुए बोला, खुदा की कसम, तुमने उस दिन जो मेरे लिए किया था मैं भूल नहीं सकता। तुमने मेरी मरती हुई बीवी को बचाया है। तुम्हें पता है मेरी बेटी मर गई थी। मुझे मालूम है तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी से तब्दील कर दिया था। मैं ये नहीं जानता था कि तुमने ऐसा क्यों किया, मगर मैं आज लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि तुम्हें कितनी दुआएं देता हूं। मैंने सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारा चेहरा भी देख लिया था, मगर तुम्हारी तलाश मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। तुम मुझे नहीं मिल रहे थे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जबकि मैं बिल्कुल सुन खड़ा हुआ था। मेरी बेटी टुकर टुकर कभी मुझे और कभी उस वडेरे को देख रही थी। अचानक उसने अपनी जेब से नोटों की गठियां निकालकर मेरी हथेली पर रखी और मेरी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए बोला, ये सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी बेटी के लिए दे रहा हूं और इसके पूरे मुस्तकबिल का खर्चा मैं उठाऊंगा, और ये वादा है मेरा तुमसे। और हाँ, अगर तुम्हें मजीद पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने तुम्हारी इंक्वायरी करवाई थी। तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए या फिर कारोबार, तुम मुझे बता सकते हो। मैं उस आदमी को मना करने लगा और उससे बस एक दरखास्त की कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, मगर उसने मेरे एक छोटा कारोबार करवाया। मेरी दूसरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था। हाँ, उसने मुझे कभी मंजर पर आने नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी बीवी को भी बहुत चाहता था। उसकी बीवी को यही मालूम था कि वो उसकी सगी औलाद है, मगर ऐसा नहीं था। बाज़ औक़ात मैं तन्हाई में बैठकर इस बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेशक मेरी वजह से एक घर बन गया था, एक जिंदगी बच गई थी, मगर मैंने बहुत गलत किया था। मैंने औलाद की नाकदरी की थी, अल्लाह की नेमत को ठुकराया था, और उस रब ने मुझसे धीरे धीरे मेरी तमाम नेमतें छीन ली थी। मगर शायद मेरी दुआएं कबूल हो गई थी और उस रब ने मेरी मुश्किलें आसान फरमा दी थी। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक सबक सीखा था, कभी भी दुआ मांगना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुआएं तकदीर बदल देती हैं, दुआएं मौजज़े करती हैं। और मेरे साथ भी एक जीता जागता मौजज़ा हुआ था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबक स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।